2025 is round the corner and everybody is excited for the new year. 2025 को लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि 2024 यानी 2024 ये जो साल था वो शनि भगवान का साल था और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे वेज में डिफ़िकल्ट रहा है। कुछ लोगों के लिए फिजिकली ये ईयर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली 2024 ये डिफ़िकल्ट साल रहा है। बहुत सारे लोगों के जॉब्स में प्रॉब्लम आ गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छूट गई, बहुत से लोगों को नई नौकरी बहुत जल्दी नहीं मिल पाई, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन अटका हुआ था, काफ़ी लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करना पड़ा, कुछ लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी काम अटक गए। तो 2024 बहुत सारे लोगों के लिए इन अ वे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। एंड जून से लेकर नवंबर तक जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए थे यानी शनि भगवान जब वक्री हो गए थे, तब तो लोगों के प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बुरी तरीके से बढ़ गए थे। कहीं ना कहीं लोगों के ट्रू कलर्स भी रिवील हो रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों को अपना कौन है पराया कौन है ये भी समझ में आने लग गया था। कई बार शनि भगवान के जो लाइफ लेसन्स है वो लोगों को ग्रो करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन इन अ वे 2024 ये ईयर बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग वेज में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो रहा ही है। और ऐसे में जब नया साल आने वाला है तो 2025 यानी 2025 को लेकर बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी ये जानना चाहते हैं कि 2025 का साल आप सबके लिए कैसा जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर डॉक्टर एकता और आज की वीडियो में मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ कि 2025 ये ईयर की एनर्जीज कैसी है और ये साल इन जनरल सबके लिए कैसा जाने वाला है। 2025 यानी 2025 अगर हम लोग इस साल की टोटल देखें तो वो आती है नंबर 9। नंबर 9 मीन्स मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह। सो 2025 विल बी मोर ऑफ मार्स एनर्जी। इट विल बी फुल ऑफ एनर्जी, वीगर, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, फुल ऑफ फियर्स एनर्जी, फायरी एनर्जी। तो जितने भी नंबर 1 बॉर्न लोग हैं, नंबर 3 बॉर्न लोग हैं, नंबर 9 बॉर्न लोग हैं, उन लोगों के लिए 2025 बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। 2024 इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साल रहा होगा, तो ऐसे में इतनी डिफिकल्टीज ओवरकम करने के बाद अब मंगल ग्रह आप सबको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। जितने भी नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 9 बॉर्न लोग हैं उन लोगों के लिए 2025 में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होगी और कहीं ना कहीं आप एक किंग की तरह, एक राजा की तरह ओवरकम करते हुए दिखोगे। नंबर 2 बॉर्न लोग, नंबर 5 बॉर्न लोग, नंबर 6 बॉर्न लोग एंड नंबर 7 बॉर्न लोग, ये जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए 2025 ये एवरेज जाएगा यानी नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। बट अगेन आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, दैट टू विथ फुल पॉजिटिव माइंडसेट, तो कहीं ना कहीं 2025 ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जा सकता है। नंबर 4 एंड नंबर 8 बॉर्न लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर रह सकता है, लेकिन आप लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। अगर आप डिटेल्ड पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए यू कैन ईमेल मी एट ekta.khotkar@gmail.com। अगर आप 2025 ये साल आप लोगों के लिए पर्सनली कैसा जाने वाला है यानी आपकी पर्सनल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ग्रहों का गोचर यानी जो भी करंट प्लैनेटरी ट्रांजिट रहेगा 2025 में उसके अकॉर्डिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूमेरिकली अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 ये साल आपके लिए कैसा रहेगा तो उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन बता रही हूँ। मार्च 2025 से लेकर मई 2025 के बीच में बहुत मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होने वाले हैं। शनि भगवान अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसके अलावा राहु, केतु एंड गुरु बृहस्पति भी अपना गोचर करेंगे और अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसका मैं पार्ट 2 डेफिनेटली बनाऊंगी जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहेगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में कौन से मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होने वाले हैं, कौन से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड यानी वक्री होने वाले हैं और ऐसे में उन सब गोचर का, उन सब प्लैनेट के ट्रांजिट्स का आपके ऊपर क्या पर्सनली इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो कहीं ना कहीं ये जो मंगल ग्रह की एनर्जी है वो थोड़ी सी फियर्स एंड अग्रेसिव हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होने की वजह से ये जो 2025 ईयर है वो वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा खराब जा सकता है। आप कई बार ऐसी न्यूज़ सुन सकते हैं कि बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कहीं पे बहुत बड़ी आग लग गई है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसकी शुरुआत तो ऑफकोर्स इसी साल हो गई थी। बट अगेन बड़े बड़े युद्ध होने के चांसेस है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, आग लगने के
चांसेस है, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग पॉलिटिक्स में भी देखें तो बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। समवेयर 2025 की जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आजकल सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत सारी रील्स देख रही हूँ जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जो मांगलिक लोग हैं उनके लिए 2025 ये बहुत अच्छा साल जाएगा। तो ये थोड़ी सी गलत न्यूज़ है, मैं कहूँगी एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आजकल लोग इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि मांगलिक होना अच्छा है। सो बेसिकली मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी, सी मांगलिक होना बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक की कुंडली के हिसाब से ये डिफर करता है कि उसका मंगल ग्रह किस पोजीशन में है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उसकी डिग्री क्या है, कौन से ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है, किन ग्रहों के साथ वो युति में है। बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स होते हैं। तो सिर्फ मांगलिक लोगों को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, अच्छा भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि मांगलिक लोगों के लिए 2025 ये बहुत अच्छा साल जाएगा, ये गलत है। क्योंकि हर मांगलिक इंसान की कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपका मंगल ग्रह खराब है, मारक है, पीड़ित है, कमजोर है, पाप ग्रहों के साथ युति में है, तो और ऐसे में अगर आप मांगलिक हो तो आपके लिए तो यह मंगल ग्रह नुकसान देगा ना। तो ऐसे में कैसे 2025 आपके लिए अच्छा हो सकता है? तो ये अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, जिसके लिए आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन लेना होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2025 ये मांगलिक लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 9 बॉर्न लोगों के लिए, यानी जिनका मूलांक या भाग्यांक 1, 3 या फिर 9 आता है, उनके लिए बहुत अच्छा साल ये जा सकता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 2025 ये बहुत अच्छा साल जा सकता है। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च का होने की वजह से भी कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए 2025 ये ईयर बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन अगेन आपके पर्सनल प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर एंड आपके राशि के हिसाब से जो भी ग्रहों का ट्रांजिट होगा उसके बेसिस पे ही आप फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हो। 2025 ये मंगल ग्रह का साल है। और अगर हम लोग मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं तो मांगलिक लोगों के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो भी यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, जब किसी भी इंसान की जन्म लग्न कुंडली में मंगल ग्रह उसकी कुंडली में 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ होता है तो वो इंसान मांगलिक होता है। अगर लग्न कुंडली एंड चंद्र कुंडली दोनों कुंडलियों में अगर ये पोजिशन में बैठा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताई 1st, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउस में, तो वो उच्च मांगलिक कहलाता है। अगर लग्न कुंडली या फिर चंद्र कुंडली दो में से किसी भी एक ही कुंडली में अगर मंगल ग्रह 1st, 4th, 7th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा हो तो उसे आंशिक मांगलिक कहा जाता है। अब चाहे उच्च मंगल हो, आंशिक मंगल हो, मंगल तो मंगल है। अब इंसान को मांगलिक क्यों कहा जाता है? तो बेसिकली ये जो मंगल ग्रह है ये खराब होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो मंगल ग्रह है रिश्तों में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अभी आजकल एस्ट्रोलॉजर्स बोलने लग गए कि नहीं मंगल ग्रह तो बहुत अच्छा होता है, मांगलिक होना बहुत अच्छा होता है। ऑफकोर्स मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है, लेकिन मांगलिक होना रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता है। मांगलिक होना हो सकता है कि उससे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में बहुत लाभ मिले। अगर आप प्रॉपर्टी डीलरशिप में है तो आपको मांगलिक होने के बाद बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप मांगलिक हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी रहोगे तो आपका स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस आपको अपने काम में बहुत यूजफुल हो सकता है। तो मांगलिक होना बाकी चीज़ों में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में ये डेफिनेटली गड़बड़ क्रिएट करता है। मैंने एक नहीं ऐसी हजारों कुंडलियां देखी है, मैं एक कुंडली के बेसिस पे नहीं बोल रही हूँ, हजारों कुंडलियां स्टडी करने के बाद मैंने ये देखा है कि जितने भी मांगलिक लोग हैं अगर वो नॉन मांगलिक इंसान से शादी करते हैं तो दोनों के प्राइमरी थॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने की वजह से उनका रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं टिकता है। अब उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, शांति बताई जाती है, वो तो फिर एक अलग पार्ट हो जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर मैं बताऊँ तो मांगलिक लोगों का जो थॉट पैटर्न है वो नॉन मांगलिक लोगों से डिफरेंट होता है। मांगलिक लोगों के जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होते हैं वो नॉन मांगलिक लोगों से डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे में जब कोई लड़का और लड़की शादी करते हैं तो मांगलिक है या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी में जो फाउंडेशन होता है, जो हम लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, वो होता है हस्बैंड वाइफ का फिजिकल रिलेशनशिप। तो अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो शादी लॉन्ग टर्म तक नहीं खींची जा सकती है। आप कितना भी कोशिश कर लो वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो मांगलिक लोगों के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, जो उनकी चॉइसेस है, जो उनके थॉट्स है, वो नॉन मांगलिक लोगों से डिफरेंट होते हैं। मांगलिक लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, नॉन मांगलिक के अलग होते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो ऐसे में ये रिश्तों में गड़बड़ कर सकते हैं अगर आप एक मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से करा दो तो। और इसीलिए ये देखा जाता है कि अगर कोई पर्सन मांगलिक है तो उसका विवाह भी किसी मांगलिक पर्सन के साथ ही किया जाए। तो ये मांगलिक वाला जो फैक्टर है ना,
वो खराब नहीं होता है, लेकिन वो रिश्तों के लिए गड़बड़ कर सकता है अगर मांगलिक वाला इंसान ना मिले तो। यानी अगर किसी इंसान को मंगल दोष है तो उसकी शादी दूसरे मांगलिक इंसान से ही करानी चाहिए, अदरवाइज दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, थॉट पैटर्न में, थिंकिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा कि वो कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप पे अफेक्ट करेगा और उस वजह से आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकेगा, एंड दैट इज गारंटी। एंड ये मेरे हजारों कुंडलियों के स्टडी के बाद मैं आपको बोल रही हूँ। सो कमिंग बैक टू 2025, ये जो 2025 का साल है उसमें आपने कौन से पावरफुल सिंपल उपाय करने चाहिए जो बिल्कुल जेनेरिक उपाय है, जनरल उपाय है, हर कोई कर सकता है। नंबर 1, मंगल ग्रह का साल है, मार्स प्लैनेट का ईयर है, तो ऐसे में मंगल ग्रह के जो देवता है वो कौन है, हम सब जानते हैं हनुमान जी। तो हनुमान भगवान की आराधना, पूजा, उपासना आपने नियमित रूप से करनी चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि लेडीज नहीं कर सकती है, लेडीज बिल्कुल कर सकती है। हनुमान जी को जन्म देने वाली भी एक स्त्री थी, और हनुमान जी ने जिनके लिए युद्ध किया, लड़ाई की, और लंका जाकर जहाँ पे उन्होंने लंकाधिपति का घमंड चूर चूर कर दिया था, वो भी एक सीता माता स्त्री ही थी। तो ऐसे में स्त्रियों ने हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। हाँ, उनकी मूर्ति को आप टच मत कीजिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, तो इसलिए हम लोग उनकी मूर्ति को टच नहीं कर सकते लेडीज, लेकिन आप पूजा उपासना उनकी बिल्कुल कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ आप सुन सकते हैं, या फिर आप संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। दूसरा, मंगल ग्रह को कहीं ना कहीं गणेश जी के साथ भी रिलेट किया जाता है, तो ऐसे में अगर आप गणपति अथर्व शीर्ष का स्तोत्र का पाठ अगर आप नियमित रूप से करते हैं, एटलीस्ट एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, चतुर्थी तिथि को, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम गंग गणपतये नमः इस सिंपल मंत्र का 108 बार एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के दिन आप जाप कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी संकष्ट चतुर्थी आती है उसका आप व्रत कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, या फिर जो अंगारकी चतुर्थी आती है, यानी जो भी चतुर्थी साल में, संकष्टी चतुर्थी ट्यूसडे के दिन आती है, मंगलवार के दिन आती है, उस दिन आप व्रत कर सकते हैं साल भर। उसके अलावा छोटे छोटे उपाय होते हैं, जैसे हनुमान जी को एवरी ट्यूसडे के दिन आपने रेड कलर का गुलाब का पुष्प अर्पण करना चाहिए। उसके अलावा आपने गुलाब की इत्र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गणेश जी को लाल गुड़हल का फूल यानी रेड हाइबिस्कस फ्लावर ऑफर करना चाहिए एवरी ट्यूसडे के दिन। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं, अगर आप प्योर कॉपर के जग से या ग्लास से या बॉटल से पानी पीना स्टार्ट करते हैं, तांबे का कड़ा अगर आप अपने हाथ में पहन के रखते हैं, या फिर तांबे का यानी प्योर कॉपर का छल्ला अगर आप अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग में, तो ऐसे में भी आपका मंगल ग्रह नेचुरली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। एंड उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं या फिर जो स्वीपर्स होते हैं, आपने उनको किसी ना किसी वे में हेल्प करनी चाहिए। हाँ, अब डोनेशन जो है वो अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि किसने मंगल ग्रह का दान करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह योग कारक होता है, अच्छा होता है, खुद की राशि में बैठा हुआ होता है, उच्च का होता है, ऐसे में आपने मंगल ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का मंगल ग्रह पीड़ित है या फिर 6th, 8th या 12th हाउस में बैठा है, उन लोगों ने एवरी ट्यूसडे को मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ दान करना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जैसे रेड कलर का कपड़ा, रेड मसूर की दाल, कुछ पैसे, इस तरीके से। उसके अलावा आप हनुमान जी के मंदिर में एवरी ट्यूसडे को 9 बूंदी के लड्डू ले जाइए और वहाँ पे उनको प्रसाद दिखा करके, भोग दिखा करके सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप खुद मत खाइए लेकिन बाकी लोगों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अगर आप साल भर करते हैं, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि उपाय आप स्टार्ट तो कर देते हो लेकिन 1-2 महीने में ही आप बंद कर देते हो, लेकिन अगर आप ये उपाय साल भर करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह नेचुरली बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, बहुत कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड उससे आपका पूरा साल कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाएगा। ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप उसको इजीली ओवरकम कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली, अगर आप मंगल ग्रह से जुड़े हुए कुछ क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल थेरेपी के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल हीलिंग के अकॉर्डिंग, रेड जैस्पर हो गया, टू सम एक्सटेंट गार्नेट हो गया, या फिर रेड कार्नेलियन हो गया, तो ये सारे मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिस्टल्स हैं। तो अगर आप इन्हें पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर लेडीज़ को लोअर बैक में बहुत ज़्यादा इशू होता है, जैसे शियाटिका या फिर स्लिप डिस्क या फिर घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ऐसे में लेडीज़ ने छोटे बीड्स का लाइक 4 mm,
mm बीड्स का रेड जास्पर का एंकलेट अपने पैरों में धारण कर लेना चाहिए। उसके अलावा जेंट्स भी अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, आपके लाइफ से इनसिक्योरिटीज को हटाने के लिए, इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए 2025 में रेड जास्पर या फिर कार्नेलियन जरूर पहनना चाहिए। अगर आप कार्नेलियन पहनेंगे तो समवेयर आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, कंसीविंग आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, गायनाक रिलेटेड इश्यूज होते हैं लेडीज में, कंसीविंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर किसी को प्रमोशन नहीं मिलता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, किसी की क्रिएटिविटी बहुत जल्दी बूस्ट नहीं होती है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ये टू सम एक्सटेंट रूट चक्रा से रिलेटेड होते हैं, मंगल ग्रह से रिलेटेड होते हैं। तो कार्नेलियन एंड रेड जास्पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज एंडलेस। इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, जहाँ पे मैं प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि 2025 में कौन से ग्रहों के मेजर गोचर होने वाले हैं, कौन से प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होने वाले हैं, कौन से लोगों की 7.5 शुरू होगी, कौन से लोगों की खत्म होगी, शनि की ढैया किसे शुरू होगी, किसे खत्म होगी, 4th, 8th एंड 12th जुपिटर का ट्रांजिट किसे रहेगा, तो किससे शादी करने से, नया घर परचेज करने से बचना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।